नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्रद्धेय डॉक्टर विक्रम सिंह जी, श्रद्धेय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, आप दोनों को मेरा नमस्कार। और अन्य यहाँ पर जो साधुगण बैठे हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। और श्रद्धेय श्रोतागण यहाँ पर, प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं स्वामी विवेकानंद के जो संदेश हैं उसके विभिन्न पहलुओं पर हम लोग आज यहाँ पर इस संगोष्ठी के द्वारा हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर ओम प्रकाश वर्मा जी से बहुत ही अच्छी बातें सुनी, विशेष करके स्वामी विवेकानंद किस प्रकार राष्ट्रीय जागरण में वे सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम ऐसे एक महान चिंतक और राष्ट्र को गठित करने वाले प्रथम वह आध्यात्मिक नेता और गुरु थे। अब ओम प्रकाश वर्मा जी की ही बातों को थोड़ा सा मैं इस मुद्दे को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। सच्ची बात तो ये है कि मुझे जो भी कहना था उसमें से बहुत सारे मुद्दे तो ओम भैया ने पहले ही कह डाले हैं। तो जो भी हो मेरा विषय है स्वामी विवेकानंद और भारत का भविष्य, इंडिया फ्यूचर, भारत का भविष्य। और स्वामी विवेकानंद ने इस विषय पर क्या कहा था। तो भारत के भविष्य के विषय में जब हम लोग सोचते हैं तो पहली बात जो मेरे मन में आता है वो ये है कि स्वामी जी जब अमेरिका से लौट के आए तो दक्षिण भारत में रामनाड में उन्होंने एक वक्तृता दी थी। वहां पर वे एक भविष्यवाणी करते हैं। ऐसे तो उनकी भविष्यवाणियां कहीं जगहों पर उन्होंने की हैं, विभिन्न प्रकारों से उन्होंने स्वामी जी ने भारत के विषय में कहा है। लेकिन उन सभी भविष्यवाणियों से उसमें से अगर हम देखें तो यह जो एक भविष्यवाणी स्वामी जी ने जो की थी रामनाड में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां पर जैसे कि स्वामी विवेकानंद अपनी आंखों के सामने एक चित्र को अंकित कर रहे हैं, भारत को कैसे वो देख रहे हैं, अद्भुत उनका चित्रीकरण है, कुछ शब्दों में, कुछ पंक्तियों में। अंग्रेजी में स्वामी जी कहते हैं, द लॉन्गेस्ट नाइट सीम्स टू बी पासिंग अवे, द सोरेस्ट ट्रबल सीम्स टू बी कमिंग टू एन एंड एट लास्ट, द सीमिंग कॉप्स appears to be awakening. India, this motherland of ours, is awakening from a deep, long slumber. Never again is she going to sleep anymore. No outward power is going to hold her back anymore. None can resist her anymore, for this infinite giant is awakening on her feet. ये स्वामी जी का जो चित्रीकरण है जिसमें स्वामी जी बहुत कुछ कह गए हैं। इन शब्दों के पीछे 1000 साल की इतिहास छिपी हुई है। स्वामी जी कह रहे हैं कि द लॉन्गेस्ट नाइट सीम्स टू बी पासिंग अवे, ये जो लंबी एक जो रात थी, एक निद्रा, जैसे कि भारत सो गया था, 1000 वर्ष के इतिहास को दर्शा रही है। द लॉन्गेस्ट नाइट सीम्स टू बी पासिंग अवे एंड जितने भी हमारी जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, स्वामी जी कहते हैं
वो सब मुझे अब खत्म होती सी नजर आ रही है। ये रात खत्म होती सी मुझे नजर आ रही है। ये भारत जो सोया हुआ था, मैं देख रहा हूं ये भारत अब जग रही है। अब इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई विदेशी ताकत इसके प्रगति के मार्ग का रोड़ा नहीं बन सकता। नन कैन रेजिस्ट हर एनी मोर। तो यह एक अत्यंत ही सुंदर एक चित्रीकरण है स्वामी विवेकानंद का, जो भारत के विषय में कहते हैं वो। अब देखिए ये स्वामी विवेकानंद कब कह रहे हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है, अद्भुत लगता है। स्वामी विवेकानंद यह भविष्यवाणी 1897 में कर रहे हैं, 1897, जब भारत एक गुलाम देश है, जब सारे विश्व की जो भारत की विषय की जो धारणा है वो क्या थी, जैसे कि ओम भैया ने बताया, भारत जो है ये सपेरों का देश है, यहां पर अंधविश्वास का ही अनुष्ठान होता है, ये बर्बर सभ्यता है, ये बर्बर संस्कृति है। इस प्रकार की एक छवि बनाई गई थी, कहानियां गढ़ी गई थी पूरे विश्व में, विशेष करके अमेरिका और यूरोप में। ऐसी जो परिस्थिति में जहां पर पूरा विश्व भारत को निंदनीय दृष्टि से देख रही थी, हिंदू धर्म को अत्यंत ही तुच्छ नजर से देखा जा रहा था, ऐसे समय पर स्वामी विवेकानंद भारत की ऐसी छवि को हमारे सामने रखते हैं। अद्भुत है। उस वक्त क्या था भारत में जो कि स्वामी विवेकानंद इस प्रकार कह देते हैं? क्या था? कोई चिन्ह था क्या? चारों ओर अंधकार का माहौल था, और ऐसे माहौल में स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं भारत अब ये जग रही है, इसके प्रगति के मार्ग का कोई भी रोड़ा नहीं बन सकता, इसको कोई अब रोक नहीं सकता। अद्भुत लगता है, ये एक ऋषि ही ऐसे कह सकते हैं, कोई बुद्धिजीवी नहीं कह सकता है। उनको दिखाई दे रहा है भारत, भविष्य का भारत, ये क्या बनने वाला है। अब दूसरी बात, अब महत्वपूर्ण की बात यह है, यह जो स्वामी जी का जो चित्रीकरण है भारत के भविष्य के विषय में, उज्जवल भारत, उज्जवलतर भारत, महत्तर भारत, अतीत के भारत से भी श्रेष्ठ भारत, स्वामी विवेकानंद के शब्द ऐसे ही हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये भविष्य का भारत वो इतना श्रेष्ठ होगा कि अतीत की सारी उपलब्धियां छोटी नजर आएंगी। ये उस वक्त कैसे स्वामी जी कह पाएंगे? आश्चर्य लगता है। अब देखिए, स्वामी जी ने तो यह भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन स्वामी जी ऐसे ही मुंह से कोई बोलने वाले कोई व्यक्ति नहीं थे, वह ठोस कदम उठाने वाले व्यक्ति थे, बिल्कुल व्यावहारिक थे। He was a practical man. He wanted that Indians would stand up together and work for building a great India of the future. हम सब युवक और युवतियां इस देश के एकजुट होकर के भारत के गठन के लिए हम लोग अपने आप को नियुक्त करेंगे, यह स्वामी विवेकानंद की आशा थी और इच्छा थी। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन, एक महान भविष्य भारत का, लेकिन गढ़ेंगे कैसे इसको? स्वामी विवेकानंद 3 मुद्दे हमारे सामने रखते हैं। 5 मुद्दे तो ओम भैया स्वयं बता चुके हैं, तो उन मुद्दों को छोड़ करके भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा, एक नहीं है, वो 3 है, लेकिन 3 भी ना होते हुए एक ही है। उसके अंदर का जो मूल विचार है वो एक ही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भविष्य का भारत जो है परिपूर्णतः इन 3 मुद्दों पर निर्भर करेगा। और वो 3 मुद्दे वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि स्वामी विवेकानंद के समय था। वो कौन से हो 3 मुद्दे? स्वामी जी कहते हैं, इसको आप नोट करके रख लीजिए, खास करके युवक युवतियों, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। स्वामी जी कहते हैं कि भविष्य का भारत 3 मुद्दों पर निर्भर करेगा परिपूर्णतः। एक है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है बिखरी हुई इच्छा शक्तियों का केंद्रीकरण,
कोऑर्डिनेशन ऑफ द विल्स, और तीसरा है शक्ति संग्रह, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। भविष्य का भारत जो है इन तीन मुद्दों पर निर्भर करेगा: ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ विल एंड accumulation of power. The future of India entirely depends upon these 3 points. ये विवेकानंद के शब्द हैं। अब कुछ विचारणीय बात है इसमें कि स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार क्यों प्रिस्क्राइब किया, क्यों संगठन की बात की, क्यों उन्होंने कहा कि हमारी जो बिखरी हुई जो इच्छा शक्ति है उसको एकीकृत करना होगा, क्यों कहा उन्होंने? इसके पीछे भी जो पृष्ठभूमि है बहुत महत्वपूर्ण है, और यह समस्या आज भी हम लोग देख सकते हैं भारत में। तो स्वामी जी ने क्यों प्रिस्क्राइब किया था, उसका कारण यह है, स्वामी जी अपने आंखों से देख रहे थे 1000 वर्ष की जो इतिहास इस देश की, जब से इस्लामिक आक्रांताओं का यहां पर आक्रमण हुआ, अंग्रेज आए, इन लोगों ने हम पर शासन किया कुछ काल तक, बहुत सफल नहीं रहे, सभ्यता को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास तो रहा। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे का एक मुख्य कारण है, हमारा जो देश है, भारत है, ये छोटे छोटे गुटों में बटा हुआ था। हम बट गए थे और झगड़ रहे थे आपस में। क्या है इस झगड़े का आधार? जात पात का विवाद, जात पात आधारित जो भेद है, इस भेद को लेकर के हम लोग आपस में झगड़ रहे थे। विभिन्न प्रकार के भेद हैं हमारे देश में, भाषा को लेकर के भेद है, जातियों को लेकर के भेद है। आश्चर्य की बात है, स्वामी विवेकानंद उस जमाने में बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे अंदर ये जो उत्तर दक्षिण का भेद है, भाषा को लेकर के भेद है, उत्तर दक्षिण के भेद को लेकर के विवेकानंद उस समय कह रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे कहानियां गढ़ी गई हैं, नैरेटिव्स, सच नैरेटिव्स हैव बीन बिल्ट। व्हाट काइंड ऑफ नैरेटिव्स? ये कौन सी कहानियां हैं कि दक्षिण भारत के लोगों को ऐसी पट्टी पढ़ाई गई है कि हम लोग द्रविड़ हैं, हम द्रविड़ हैं, और जो उत्तर भारत के लोग जो हैं वे आर्य हैं, और द्रविड़ जो है ये आर्य से अलग है, हमारी जो संस्कृति है भारत की मूल संस्कृति से भिन्न है। ये नैरेटिव बिल्ड किया गया है, विदेशी कुचिंतकों के द्वारा ऐसे कहानियां गढ़ी गई थी उस जमाने में भी, और आज भी उसका प्रभाव हम देखते हैं। ये आर्यन एंड द्रविडियन डिवाइड जो है, मैं उस मुद्दे को यहां पर खींचना नहीं चाहता। विस्तृत रूप से अगर आपको जानना हो तो आप स्वामी जी को पढ़िए, और स्वामी जी इस पूरे समस्या का और इस विषय पर अपना प्रकाश डालते हुए स्वामी जी कहते हैं कि पूरा जो भारतवर्ष है, और भारतवर्ष की बात कहते हुए स्वामी जी कहते हैं अफगानिस्तान से लेके तमिलनाडु तक ये पूरी आर्य संस्कृति है, आर्य सभ्यता है। यहां आर्य छोड़ करके कोई भी कुछ भी नहीं है, ये एक संस्कृति, एक सभ्यता है। तो देखिए कितने प्रकार से हमारा जो समाज है ये बटा हुआ है, ये आज भी है। आज भी अब दक्षिण भारत में जाएंगे, ये दुख की बात है, ऐसी जो मन गढ़ जो कहानियां गढ़ी गई हैं उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद वैचारिक स्तर पर एक युद्ध छेड़ रहे हैं इन गलत कहानियों, ये जो गलत नैरेटिव्स हैं, इनको खत्म करके एक सही नैरेटिव प्रदान करने के लिए। और वो सही नैरेटिव क्या है? ये जो अखंड भारत है ये एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, और इसका मूल क्या है यही हमें समझना है। तो देखिए, विवेकानंद जब ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमें संगठित होना है, हमारी जो बिखरी हुई इच्छा शक्ति को केंद्रीभूत और एकीकृत करना है, और शक्ति का संग्रह करना है, स्वामी जी जब ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे का मूल कारण यह है कि भारतवर्ष उस समय में भी बटी हुई थी, और आज भी कुछ हद तक हम लोग पटे हुए हैं। हम लोग पूरी तरह से 130 करोड़ लोगों की जो इच्छा शक्ति है, हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति की जो दिशा है वो अलग 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 है, इसलिए हम कमजोर हैं। हम छोटे छोटे गुटों में बटे हुए हैं, इसलिए हम कमजोर हैं, शक्तिहीन हैं, शक्ति का संग्रह नहीं हुआ है।
स्वामी विवेकानंद एक सुंदर उदाहरण देते हैं। किसी भी शरीर को, किसी भी व्यक्ति को बीमार होने के लिए दो परिस्थितियों की जरूरत है। क्या है वो दो परिस्थिति? शरीर को अंदर से कमजोर होना चाहिए, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वह क्षीण होनी चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में बाहर के कोई विषाक्त कीटाणु का आक्रमण होना जरूरी है। ये दोनों जब मिल जाती है तब वो व्यक्ति बीमार होता है। पिछले 1000 सालों में भारत की बीमारी यही थी, हम अंदर से क्षीण हो गए थे। हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति काफी हद तक कमजोर हो गई थी। और ये कमजोरी क्या है? और कुछ नहीं, हम जो 30 करोड़ लोग, स्वामी विवेकानंद के समय पे 30 करोड़ लोग छोटे छोटे गुटों में बटे हुए थे, जात पात के भेद के आधार पर बटे हुए थे, भाषा के आधार पर बटे हुए थे, आर्य द्रविड़ रूपी भेद के आधार पर बटे हुए थे, विभिन्न रूपों में हम लोग बटे हुए थे। ऐसे बटे हुए परिस्थिति में विदेश से आक्रमण होता है और हम गुलाम बन जाते हैं। यह स्वामी विवेकानंद का ऑब्जर्वेशन है। देखिए कितना सुंदर है। भारत बीमार क्यों हुआ? अंदर से कमजोरी। अंदर से कमजोरी क्या है? हम बटे हुए थे, यह हमारी कमजोरी थी। अब इसी के लिए, इस रोग के निवारण के लिए स्वामी विवेकानंद यह प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। क्या प्रिस्क्रिप्शन है? पहला वाला, संगठन। हमें संगठित होना होगा। संगठित होंगे कैसे? हमारी जो इच्छा शक्ति है, हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति की जो दिशा है अलग अलग है। जब तक हम ऐसे रहेंगे हम कमजोर ही रहेंगे, शक्ति का संग्रह नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद एक उदाहरण देते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ 4 करोड़ अंग्रेज 30 करोड़ भारतीयों के ऊपर शासन कर पाए? यह प्रश्न करते हैं स्वामी जी। सिर्फ 4 करोड़ अंग्रेज 30 करोड़ लोगों के ऊपर शासन करती है, ये कैसे संभव हुआ? उसका कारण यह है, ये जो 30 करोड़ जो भारतीय हैं, इन सब की जो इच्छा शक्ति की जो दिशा है अलग अलग है। हर व्यक्ति की सोच की जो दिशा है अलग अलग है। लेकिन ये जो 4 करोड़ अंग्रेज हैं वो सब एक जैसे सोचते हैं, एक जैसे करते हैं, संगठित हैं। तो शक्ति कहां है? संगठन में है। इच्छा शक्तियों का एकीकरण में शक्ति का संग्रह होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं भविष्य का भारत परिपूर्णतः इन 3 मुद्दों पर निर्भर करेगा। क्या सुंदर पॉइंट है ये, आज भी कितना प्रासंगिक है। सोच के देखिए आज भारत में क्या हो रहा है। हमारे देश में ऐसे विभिन्न ऐसे गुट हैं जो रहते यहां पर हैं, लेकिन अपने नींव को, अपने जड़ों को मध्य एशिया में खोजते हैं। देखिए मैं बिल्कुल खुला मैं इस मुद्दे को रख रहा हूं। इस देश में रहने वाले हैं, हमारे ही लोग हैं, लेकिन भ्रमित हैं। उनको ऐसे कहानियों से भ्रमित किया गया है कि वे अपने जड़ों को विदेशों में खोजते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें यह याद रखना होगा हम किसके संतान हैं, हमारे पूर्वज क्या थे। हमारे पूर्वज महान थे। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे नसों में किसके रक्त बह रहे हैं। उस रक्त पर विश्वास होना चाहिए, उस रक्त पर अभिमान होना चाहिए। विवेकानंद कहते हैं आप अपना डीएनए चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने डीएनए को चेक करेंगे इस देश में तो देखेंगे ये सब एक ही पूर्वज के संतान हैं हम लोग। लेकिन भ्रम सृष्टि किया गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे हमारे देश में ऐसे कई गुट हैं जिसके अंदर इस भ्रम को ठूस के भर दिया गया है कि वे अपने जड़ों को बाहर खोजते हैं। यह एक हमारे लिए समस्या रहेगी जब तक भारत में हम यह ना जाने कि हम सब एक हैं। 130 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति, विचार और उनका जो कार्य अगर एक दिशा में अगर चलने लगे तो सोच के देखिए कितना बड़ा एक महाशक्ति भारत बन जाएगा। संगठित भारत, शक्ति का संग्रह, यह भारत का भविष्य है। हमें देखिए, हम प्रगति की जो परिभाषा है, विभिन्न परिभाषाएं हैं। हम लोग कहेंगे कि आर्थिक प्रगति, मैं कहूंगा कि आर्थिक प्रगति अपने आप में प्रगति नहीं हो सकती जब तक भारत गुटों में बटा हुआ है। सही भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहूंगा कि सही जो प्रगति का जो परिभाषा यह होना चाहिए,
अगर हम लोग एकता की ओर बढ़ रहे हैं सामाजिक दृष्टि से, अगर हम लोग सब एक हो रहे हैं, यह भारत के लिए ठीक ठीक प्रगति की परिभाषा है। आप कितना भी धन संपत्ति इस देश में कमा लीजिए, लेकिन अगर हमारे लोग छोटे छोटे गुटों में बटे हुए हैं तो मैं कहूंगा यह प्रगति का लक्षण नहीं है, क्योंकि यह भविष्य में हमारी हानि ही करेगी। हमारे लिए प्रगति का मतलब है एकजुट होना। कन्याकुमारी से लेके तमिलनाडु तक हम एक सभ्यता हैं, एक राष्ट्र है, यह हमें हमारे बच्चों को बताना होगा। तो लेकिन अब एक मैं अपने और एक पॉइंट को मैं आपके सामने रख देता हूं, समय हो गया है। लेकिन अभी ये जो भी बताया गया है कि हमारी समस्या ये है कि हम लोग छोटे छोटे गुटों में बटे हुए हैं, हमें संगठित होना है, हमारी इच्छा शक्तियों को केंद्रीभूत करना है और शक्ति का संग्रह करना है। कैसे करेंगे? ये भारत जो है, यहाँ पर इतनी भाषा है, विविधता है, जातियां हैं, भाषा हैं, आचार विचार का जो भेद है, हमें एक सूत्र में बांधने वाला वह क्या चीज है? स्वामी विवेकानंद इसको कहते हुए थकते नहीं हैं। अपने आप को पूरी तरह से वे खत्म कर देते हैं इस बात को बताते हुए कि इस भारत का जो मूल नींव क्या है, वह है धर्म। और जब धर्म की बात करते हैं, याद रखिए सनातन धर्म की बात हो रही है। कोई विदेश से आया हुआ ईसाई या इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये सनातन धर्म की कुछ अपनी खासियत है जो पूरे पृथ्वी में आज भी कहीं भी नहीं है। बच्चों, इस बात को याद रख लीजिए। ये जो वैदिक हिंदू सनातन धर्म की जो विचारधारा है, इसमें कुछ विशेषताएं हैं जो आज भी किसी भी समाज में उपलब्ध नहीं है। और यही एक विचारधारा है, पूरे विश्व को एक नई सभ्यता और संस्कृति देने की क्षमता रखने वाली विचारधारा है। उस विचारधारा के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह जो धार्मिक विचारधारा है, हिंदू वैदिक सनातन धार्मिक जो विचारधारा है, यही विचारधारा पूरे भारत को एकजुट बना सकती है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हमें क्या बांधती है? यह धार्मिक विचारधारा। समय कम है, इसलिए मैं इस विषय में और भी विस्तृत रूप से मैं बोल नहीं सकता कि यह अपने आप में एक अलग सा विषय है। कैसे हम समझे कि कश्मीर का जो व्यक्ति है और तमिलनाडु का जो व्यक्ति है, दो अलग भाषाएं भले ही बोलते हो, लेकिन उनका जो विचारधारा है वह भी आत्मा के अमरत्व को मानेंगे। तमिलनाडु के लोग भी आत्मा के अमरत्व को मानेंगे। राजस्थान का व्यक्ति भी मोक्ष अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, केरल का व्यक्ति भी मोक्ष ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। उत्तर भारत का व्यक्ति भी गंगा को पवित्र समझता है और दक्षिण भारत का व्यक्ति भी गंगा को पवित्र समझता है। यह कौन सा विचारधारा है जो सबको जोड़कर रखती है? तो ये जो स्वामी विवेकानंद कहते हुए थकते नहीं हैं कि ये धर्म ही है जो कि पूरे भारत की पहचान है, ये भारतीय जाति का मूल मंत्र है, भारतीय समाज की मूल भित्ति है, भारतीय राष्ट्रीय जीवन का ये प्राण है हिंदू सनातन धर्म। पहले हम इस बात को समझ ले, हिंदू सनातन धर्म के बगैर भारत हो ही नहीं सकता। विवेकानंद कहते हैं, जिस दिन यह धर्म इस देश से चला जाएगा, 3 पीढ़ियों के अंदर भारत खत्म हो जाएगा। यह वार्निंग है, ये चेतावनी है। स्वामी जी कहते हैं, यह धर्म जिस दिन इस भारत से नष्ट हो जाएगा, 3 पीढ़ियों के अंदर यह भारत नष्ट हो जाएगा। और भारत अगर मर गया तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पूरे विश्व से आध्यात्मिकता की समूल नाश हो जाएगी। सारे जो नीति और न्याय की जो उच्च विचार है वही नष्ट हो जाएगा। दूसरे संप्रदाय और मतों के प्रति जो हमारी जो सहानुभूति है, दूसरे मतों और संप्रदायों के प्रति हमारी जो स्वीकृति का जो भाव है, यही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह हिंदू सनातन धर्म की विशेषता है। मैं पूछता हूं मेरे भाइयों, दूसरे संप्रदायों और मतों के प्रति जो सहानुभूति और जो स्वीकृति का भाव है, मुझे बताएं ये पृथ्वी पर कहां है? हमारे हिंदू समाज को छोड़ करके एक समाज आप बताइए जहां पर दूसरे मतों और संप्रदायों के प्रति सिर्फ सहानुभूति नहीं, दिल खोल करके स्वीकृति की भाव है। हम खड़े होकर के कहते हैं कि सभी मत सच है। वो लोग कह सकते हैं क्या? कभी नहीं कह सकते। यही विशेषता है इस वैदिक हिंदू सनातन धर्म की जो विचारधारा है, और यही विचारधारा
पूरे विश्व को एक नई सभ्यता और नई सीख दे सकती है। इसलिए देखिए, हम लोग जब भारत के भविष्य के विषय में बात करते हैं, भारत का जो भविष्य है ये पूरे विश्व के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये विश्व में इतना अशांति जो चल रहा है, किन किन बातों को लेकर के युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के पीछे, इस अशांति के पीछे मूल कारण क्या है, उस कारण का जो हल अगर कहीं पर है वो वैदिक हिंदू सनातन धर्म के तात्विक विचारधारा में ही है। स्वामी विवेकानंद उस तात्विक विचारधारा के सबसे प्रबल शक्तिशाली प्रवक्ता थे। इसीलिए विवेकानंद इतने प्रासंगिक हैं भारत को समझने के लिए। मैं अक्सर ये कहता रहता हूं, विवेकानंद के बगैर भारत को हम समझ ही नहीं सकते। आप जब विवेकानंद को पढ़ते हैं तो याद रखिए, आप भारत की आत्मा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप टेलीविजन डिबेट्स में देखेंगे कितने स्टैंड पॉइंट्स, कितने नैरेटिव्स, कितने प्रकार के विदेशी विचारधाराएं उसमें आप देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी इस मूल विचारधारा को प्रकट नहीं करता। तो जो भी है, मुझे यही कहना है कि दोबारा मैं अपने इस वक्तव्य को यहां पर शेष करने से पहले संक्षेप में मैंने जो कहा, भारत का भविष्य, जैसे कि स्वामी जी कहते हैं, भारत का भविष्य इन 3 मुद्दों पर परिपूर्णतः निर्भर करेगा। वो क्या है? नंबर 1, संगठन। हमें संगठित होना होगा। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ये जात वो जात, ये जो लड़ाई झगड़े हैं, इसको छोड़ करके हमें संगठित होना होगा। फिर क्या है दूसरा मुद्दा? इच्छा शक्ति का जो केंद्रीकरण। हमारा लक्ष्य एक ही है। वो कश्मीर का अगर कोई भारतीय हो या दक्षिण भारत का जो भारतीय हो, हमारा लक्ष्य एक ही है। तो स्वामी विवेकानंद ऋग्वेद की एक बात करते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम। क्या है उसका मतलब? ऋग्वेद की बात है कि हम लोग जब एक प्रकार सोचे, एक प्रकार से हम बोले, संगच्छध्वम संवदध्वम, एक प्रकार का सोच, एक प्रकार की कार्य प्रणाली, एक प्रकार की इच्छा शक्ति, इस प्रकार भारत मजबूत हो सकता है। तो इस प्रकार मेरे भाइयों बहनों, मुझे यही कहना है, स्वामी विवेकानंद इसी बात को कहते हुए थकते नहीं है कि भारत का भविष्य पूरी तरह से इन 3 मुद्दों पर निर्भर करेगा और हमें एकजुट बनाने के लिए मूल जो उसका जो मंत्र है वो है धर्म, सनातन धर्म। और एक बात कह करके मैं अपने इस वाणी को मैं विराम दे दूंगा। अब देखिए, ये सनातन धर्म की जो बात, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम हिंदू लोग ही अपने सनातन धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते। यह अत्यंत ही दुख की बात है, अत्यंत ही दुख की बात है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आपको भी दोष नहीं दिया जा सकता। ना तो आपके स्कूलों में इसकी चर्चा होती है, हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग सेक्युलर राष्ट्र हैं। समस्या यह है, हम लोग हमारे इस सनातन धर्म की जो विज्ञान सम्मत जो तात्विक विचार है, उसको हम अपने बच्चों के सामने रख नहीं सकते क्योंकि हम लोग सेक्युलर हैं। बड़ी विडंबना है। मैं तो कहूंगा, जब तक हमारे देश की शिक्षण पद्धति में परिवर्तन नहीं लाया जाएगा, तब तक यह समस्या चलती रहेगी। हमें कहते हुए दुख होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चे हमारी ही जड़ों से दूर निकलते जा रहे हैं। इन्हें अपने जड़ों से जोड़ना यह हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती होगी। सही शिक्षण पद्धति के द्वारा भारत का भविष्य इस पर भी निर्भर करेगा। भाइयों और बहनों, आप लोगों ने मुझे बहुत ही ध्यान से सुना और आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। स्वामी जी के विषय में कहने जाऊं तो ये तो विषय कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा, हम कितना भी हम बोलते रहें। लेकिन स्वामी विवेकानंद और भारत, ये 2 चीज़ नहीं है। भारत और विवेकानंद एक ही है। अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। मैं एक बात कहता हूं आप सभी लोगों से, स्वामी जी की एक किताब है भारतीय व्याख्यान, और मैंने जो भी कहा आज सब कुछ उसी में से है, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। उसमें एक लेक्चर है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भविष्य। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जरूर इस व्याख्यान को आप ध्यान से पढ़िएगा और उस पूरे किताब को, भारतीय व्याख्यान को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि स्वामी विवेकानंद हमारे जो भविष्य, भारत भविष्य का भारत कैसा होगा, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इस विषय में वे विभिन्न प्रकार से विस्तृत रूप से अपने विचारों को
अपने सामने रखते हैं। धन्यवाद।